हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा, जो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, जैसे कि आप जानते हैं, आरएचबी टेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसके अकॉर्डिंग आरएचबी टेकर ने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई करा था। फर्स्ट वन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। जिसमें अपन दूसरा जो डिस्कस करेंगे आज वो है अपना किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर अपन बात करें, किंगडम प्रोटिस्टा का जो की फीचर है कौन सा वाला? सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। जितने सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन सबको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्लासिफाई करा गया है। लेकिन यहां से एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि नॉट वेल बाउंड्रीज या नो वेल बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री जो है वो फिक्स नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है कि देखो, आरएचबी टेकर ने जब पांचों किंगडम को फ्रेम करा तो उसके अंदर जब उसने मोनेरा को क्लासिफाई करा, फंजाई को क्लासिफाई करा, एनिमेलिया को क्लासिफाई करा, प्लांटी को क्लासिफाई करा, तो उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर करा। लेकिन जब किंगडम प्रोटिस्टा को फ्रेम करा तो सिंगल कैरेक्टर के बिहाफ पर पूरा किंगडम फ्रेम करा। और वो कौन सा की फीचर था कि ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर इन किंगडम प्रोटिस्टा। जैसे अपन इसे आगे समझे कि जैसे मोनेरा किंगडम के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया को रखा गया, फंजाई के अंदर सारे के सारे फंगस को रखा गया, एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स को रखा गया, प्लांटी के अंदर सारे के सारे प्लांट्स को रखा गया। लेकिन जहां बात आई प्रोटिस्टा किंगडम की, तो प्रोटिस्टा किंगडम को जितना अटेंशन मिलना चाहिए था उतना अटेंशन आरएचबी टेकर ने न दे करके सिर्फ सिंगल कैरेक्टर के बिहाफ पर पूरा किंगडम फ्रेम कर दिया। और वो सिंगल कैरेक्टर कौन सा था कि यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स आर अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। फिर उसके आगे अपन बात करेंगे, जैसे तुम जानते हो कि भी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं, तो जितने सारे यूकेरियोट्स हैं उनके अंदर सबके अंदर आपको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। साथ में जितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर की अपन बात करें तो कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के ऐसे हैं जिनमें आपको लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर आपको सीलिया देखने को मिलेगा। देखो, प्रोटिस्टा के अंदर अपन 5 क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम को क्लासिफाई करा गया। कौन कौन से हैं वो? क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इसमें से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स और साथ में प्रोटोजोन्स, इन तीनों के अंदर लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला अवेलेबल होता है। जहां बात करें अपन सीलिया की, तो सीलिया जो होता है वो इन 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ एक ग्रुप प्रोटोजोन्स के अंदर सिर्फ सीलिया आपको देखने को मिलेगा, बाकी के अंदर आपको सीलिया देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा जब अपन इसमें आगे डिस्कस करें कुछ पॉइंट्स को, तो प्रोटिस्ट के बारे में ये याद रखना आपको, प्रोटिस्ट जो होते हैं वो प्राइमरीली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोटिस्ट आर, इट इज द लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा को माना जाता है, लिंक माना जाता है प्लांट्स का, एनिमल्स का और फंजाई का। इसके पीछे वजह यही है कि देखो, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आपको प्लांट के जैसे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे, एनिमल के जैसे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे और फंगस के जैसे ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है नोट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम, क्योंकि इसमें आपको ये सब तरह की दुनिया जहान की वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। इसी वजह से ऐसा है। रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली
सेल फ्यूजन, जाइगोट फ्यूजन। देखो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, तो प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से भी होता है और एसेक्सुअल मेथड से भी। जब वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन शो करते हैं तो उसमें वो दो मेथड यूज करते हैं, सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। और प्रोटिस्टा में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के द्वारा प्रोटिस्ट जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऐसा भी है प्रोटिस्टा के अंदर जिसके अंदर स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और वो कौन से वाले हैं, स्लाइमोल्ड्स, जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। स्लाइमोल्ड्स ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्पोर मिलते हैं और वो स्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। क्लियर है यहां तक की बातें? आगे डिस्कस करते हैं, आगे की चीजें देखो। प्रोटिस्टा किंगडम को 5 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करा गया है। 5 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अभी अपन ने डिस्कस करा, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइमोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, जिसके बारे में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे किंगडम क्राइसोफाइट्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स के बारे में देखो, सबसे पहली बात हैबिटेट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी है कि क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर। इस लाइन का क्या मतलब होता है? देखो क्राइसोफाइट जब अपन पढ़ने जाएंगे, क्राइसोफाइट के अंदर अपन 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले है डायटम्स और दूसरे वाले हैं डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है। दूसरा जो नाम होता है डेस्मिड्स का, डेस्मिड्स ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी। 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स जो होते हैं वो मेनली आपको मैराइन हैबिटेट के अंदर देखने को मिलेंगे, मैराइन एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, जबकि डेस्मिड जो होते हैं वो आपको फ्रेश वाटर के अंदर देखने को मिलेंगे। इसलिए ऐसा लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर कि क्राइसोफाइट्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर, इसी वजह से ऐसा लिखा गया। ठीक है, प्रोटिस्ट में अंदर क्राइसोफाइट्स की बात करें आगे, तो क्राइसोफाइट जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, साथ में वो वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं। देखो यहाँ पैसिवली फ्लोट का मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपनी एनर्जी लगाए बिना, ठीक है, बिना अपनी एनर्जी को कंज्यूम करे, बिना एनर्जी लगाए हुए वाटर करंट के साथ मूव करते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि भी ये बिना एनर्जी लगाए या पैसिवली मूवमेंट क्यों करते हैं? ड्यू टू देयर स्टोर्ड फूड, ड्यू टू देयर स्टोर्ड फूड, या फिर आप इसे बोल सकते हो ड्यू टू देयर स्टोर्ड फैट। इनकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है या स्टोर्ड फूड होता है, उसी फूड के कारण, उसी स्टोर्ड फूड के कारण ये वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, 2 ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनमें आते हैं, डायटम्स, गोल्डन एल्गी, जो अभी अपन ने डिस्कस करा। ठीक है, they have siliceous cell wall forming 2 thin overlapping cells which get fit together as in a soap box। देखो यहाँ पर अभी अपने सामने डिस्कशन हुआ है सेल वॉल का। अगर अपन सेल वॉल की बात करें पूरे प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, तो देखो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोटिस्टा के अंदर या सारे के सारे प्रोटिस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्रोटिस्टा किंगडम के जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल होगी, उनके अंदर याद रखना है वो सेल वॉल सेलुलोजिक होगी या सेलुलोज की बनी होगी। या तो एक बार फिर याद रखना है, अब वापिस बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि प्रोटिस्टा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल अवेलेबल हो, लेकिन जिनके अंदर होगी वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी। ठीक है, आपको याद रखना है। यहां पे लिखा है कि क्राइसोफाइट जो होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो सिलिकियस होती है। सिलिकियस होने का मतलब यहां पर क्या याद रखना आपको? सेलुलोज के साथ में, सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज के साथ में क्या अवेलेबल होगी? सिलिका। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन भी लिखी हुई है कि
क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो एम्बेडेड होती है किसके साथ? सिलिका के साथ। इट मेक्स इट इनडिस्ट्रक्टेबल, जो जिसकी वजह से, या ये सिलिका जो होता है वो उनको इनडिस्ट्रक्टेबल बनाता है, यानी उनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब देखो यहां से आपको एक चीज याद और रखनी है, सिलिका की प्रेजेंस के कारण इनकी बॉडी, इनकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल होती है। हजारों सालों से डायटम्स जो है वो समुद्रों के अंदर मर रहे हैं, और जैसे जैसे वो मर जाते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो समुद्र के अंदर डिपॉजिट होती जाती है, उनकी डेप्थ में जाके वो जाकर के डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है। हजारों सालों से ये डिपोजिशन लगातार चल रहा है, और वो जो उनकी सेल वॉल डिपॉजिट हुई है उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है जो आपको याद रखना है, उसको अपन क्या बोलते हैं? डायटमियस अर्थ। उसको क्या बोला जाता है? डायटमियस अर्थ बोलते हैं। या फिर उसके लिए एक दूसरा टर्म यूज कराया जाता है, किसेलगर, ठीक है, उसके लिए एक दूसरी टर्म यूज करी जाती है, या तो उनको बोलते हैं डायटमियस अर्थ या फिर उनको बोला जाता है किसेलगर। अब जैसे जैसे डायटमियस अर्थ या किसेलगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आया, ह्यूमन उस तक पहुंचा, उसको बाहर निकाल के लाया और उसको अलग अलग पर्पज से यूज करना शुरू करा, ठीक है। अलग अलग पर्पज से कैसे? कि डायटमियस अर्थ या किसेलगर जो होता है वो ऑयल या सिर्फ फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज किया जाता है, और पॉलिशिंग में भी इसका यूज होता है, स्टोन पॉलिशिंग में इसका यूज होता है। कई बार पॉलिशिंग जो होती है वो इतनी शानदार होती है कि स्टोन जो होता है उसके अंदर से चेहरा दिखने लग जाता है, उसे मिरर पॉलिशिंग बोला जाता है। और वो कहाँ से बना? वो पॉलिशिंग वगैरह के लिए अपन किसको यूज करते हैं? ये जो डायटम्स हैं, डायटम्स की सेल वॉल से बना हुआ डायटमियस अर्थ या किसेलगर का यूज कराया जाता है। इनकी सेल वॉल जो होती है वो इस तरीके से सोप बॉक्स की तरह होती है, ठीक है। सोप बॉक्स, जैसे सोप बॉक्स एक दूसरे के अंदर इस तरीके से फिट हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके की सोप बॉक्स के लाइक होती है जो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बनाती हैं, और इस तरीके की इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है। दे आर चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दे आर क्राइसोफाइट जो होते हैं, डायटम जो होते हैं, वो ओशियन के चीप प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। आपको याद रखना है सीधा सीधा कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, तो वहां पर आंसर क्या होगा आपका? क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट जो होते हैं उनको ओशियंस के चीप प्रोड्यूसर माना जाता है, ठीक है भी। ये अपनी बातें हुई किसके बारे में? क्राइसोफाइट्स के बारे में। अगली जो बात करेंगे अपन नेक्स्ट, वो बात करेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। जैसे नाम से पता लग रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर 2 फ्लैजिला अवेलेबल होती है, ठीक है। मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। डाइनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो मोस्टली मैराइन होते हैं, मैराइन हैबिटेट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और वो मोस्टली कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं। They appear yellow, green, brown, blue, red depending on their main pigments in the cell. डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर अवेलेबल अलग अलग पिगमेंट्स के बेसिस पर, अलग अलग पिगमेंट्स के बेसिस पर ये आपको अलग अलग कलर के दिखाई देंगे। येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं और रेड भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट पर, ठीक है, कि वो किस तरीके के दिखते हैं। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट। जैसे अपन ने डिस्कस करा था कि जरूरी नहीं है सब प्रोटिस्टा के अंदर आपको सेल वॉल देखने को मिले, लेकिन जिनके अंदर भी होगी उनके अंदर किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी या सेलुलोजिक होगी, ठीक है। तो यहां पर इनकी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज प्लेट से बिल्कुल कवर्ड होती है। इस तरीके से सेलुलोज से इस तरीके से कवर्ड होती है, सेलुलोज की बनी हुई प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, पूरी बॉडी प्लेटेड कवर्ड होती है, ठीक है। ऑन आउटर सरफेस, इनकी आउटर सरफेस जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई प्लेट से इस तरीके से कवर्ड होगी पूरे सेल में। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा जो होते थे, युद्ध लड़ने जाते थे तो पूरी बॉडी को एक कवच से कवर्ड करके जाते थे। ऐसे ही सेम इनकी बॉडी जो होती है वो सेलुलोज प्लेट से कवर्ड होती है, इसलिए इनका प्यार से दूसरा जो नाम है इनको बोला जाता है आर्म्ड एल्गी, ठीक है। इनका आर्मड एल्गी बोला जाता है, इनका दूसरा नाम किनको? डाइनोफ्लैजिलेट्स को। डाइनोफ्लैजिलेट्स को आर्मड एल्गी के नाम से भी जाना जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, ठीक है। इतनी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनके अंदर 2 फ्लैजिला आपको देखने को मिलेंगी। दोनों फ्लैजिला कैसी होती हैं? वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली,
एक जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होती है, ठीक है, एंड अदर ट्रांसफरली इन फ्यूरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। जो वॉल प्लेट्स होती हैं, सेल वॉल के ऊपर जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स के बीच में जो फ्यूरो अवेलेबल होता है, इन फ्यूरोज से दो फ्लैजिला आपको निकलती हुई दिखेंगी। कौन सी वाली? एक लॉन्गिट्यूडनली और दूसरी वाली कौन सी होती है? ट्रांसफरली। ऐसे समझो कि मान लो ये एक डायनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, इस डायनोफ्लैजिलेट में एक फ्लैजिला यहां से निकली और ये इस तरीके से मूव करेगी, इस तरीके से इसमें मोशन होगा। स्ट्रोक कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। इस तरीके से मोशन करेगी एक वाली, तो स्ट्रोक कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। दूसरी मान लो यहां से निकल रही है, ठीक है, वो किस तरीके से मोशन करेगी? ऐसे मोशन करेगी। स्ट्रोक कहां लगेगा? इस साइड में, ठीक है। तो इसमें मूवमेंट कैसा होगा? इस तरीके का मूवमेंट होगा, इस तरीके का मूवमेंट, ठीक है। ये सीधी न जाकर के इस तरीके से तिरछे जाते हैं, इस तरीके की मूवमेंट को बोलते हैं विरलिंग विप मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? इस मूवमेंट को बोलते हैं विरलिंग विप मूवमेंट, जिसमें डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो ऐसे इस तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। इस तरीके की मूवमेंट को बोला जाता है विरलिंग विप मूवमेंट। अगली बात करें अपन, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, ब्रैकेट में लिखा है एक नाम, गोनियोलैक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन सो दैट द सी अपीयर्स रेड टाइड्स। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अभी अपन ने डिस्कस करा था कि भी डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनके अंदर अवेलेबल पिगमेंट्स के बेसिस पे वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। इनमें से कुछ रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो समुद्र के अंदर बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बहुत रैपिडली फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से समुद्र का जो वो पूरा एरिया है, ठीक है, वो जो रीजन है, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो जो रीजन है पूरा रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इस तरीके का पूरा रीजन दिखाई देने लग जाता है, उस एरिया को, उस जगह को क्या बोला जाता है? रेड टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनका एक एग्जांपल दिया गया गोनियोलैक्स। ये क्या करते हैं? जब पूरे एरिया के अंदर फैल जाते हैं, ठीक है, तो कुछ टॉक्सिन्स सीक्रेट करते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं। वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं बहुत सारी एक्वेटिक जो लाइफ है उसको अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे फिशेस वगैरह जो हैं, मछलियाँ वगैरह जो हैं, वो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से मर जाते हैं, ठीक है।